the rule out of the spinal cord lesion. During the MRI scan, which action would pose to treat to the client? अब इसने बोला एक नर्स है, उसने क्या किया है, एक क्लाइंट को प्रिपेयर किया है एमआरआई के लिए, ठीक है। और एमआरआई क्या होता है, हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। और जितने भी इसकी इससे रिलेटेड केयर होगी, हम एक जर्नल नर्सिंग पढ़ेंगे बाद में इस सिस्टम को करने के बाद। उस जर्नल नर्सिंग में एज ए नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे उसने एमआरआई में प्री ऑपरेटिव क्या करना है, पोस्ट में क्या करना, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी आप देख लो कि एक नर्स है, वो प्रिपेयर कर रही है क्लाइंट को एमआरआई के लिए। उसने कंफर्म और रूल आउट कर लिया कि स्पाइनल कॉर्ड में लीजन आया हुआ है उस पेशेंट के, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या आया है, लीजन आया हुआ है। ड्यूरिंग द एमआरआई स्कैन विच एक्शन शुड पोज टू ट्रीट टू थ्रेट टू द क्लाइंट। अब इसमें ऐसा कौन सा एक्शन है जो क्लाइंट का थ्रेट कर रहा है। ए क्लाइंट लाई स्टिल, क्लाइंट वैसे ही सोया हुआ है। ए क्लाइंट आस्क क्वेश्चन, ए क्लाइंट हियर थ्रम्पिंग साउंड, ए क्लाइंट वियर ए वॉच एंड वेडिंग बैंड। तो इसने बोला जब भी हम एमआरआई करवाते हैं तो क्लाइंट का जो भी मेटल का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ज्वेलरी हुई या उसकी स्ट्रॉन्ग मेटालिक कुछ भी हुआ, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमआरआई में ऑलरेडी ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इंजरी का कारण बन जाती है, कॉजेज इंजरी टू द क्लाइंट इफ दे फ्लाई आउट। जैसे वो उठेगा तो उसको क्या हो सकती है, इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। समझ आया, क्लियर हुई बात। तो हमें थ्रेट हो सकता है इसका कि जब भी एक पेशेंट था, वहां पे हुआ था कि वो एमआरआई में छोड़ दिया था उन्होंने फॉरेन के कंट्री में, और वो खुद जो है वो उसको वहां ऐसे थोड़ा वो सो गया, उसको नींद आ गई और वो स्कैन दरवाजा बंद करके चले गए। वो एमआरआई स्कैन में ही पड़ा रहा। सुबह उसको देखा तो उन पे बहुत ही ज्यादा मतलब उनको पनिश किया गया था इस पेशेंट, इस नेग्लिजेंसी के लिए। तो हमने भी ध्यान रखना है जब भी हम एमआरआई के लिए पेशेंट को लेते हैं, क्योंकि एमआरआई ऑलरेडी ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो पेशेंट ने कुछ भी ना पहना हो, ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ भी ना पहना। नेक्स्ट, अब after the physician explained the client the risk and benefit of clinical trial to the client agreed to participate. Later that day, the client request classification of the process involved in the clinical. As a member of multidisciplinary team, how should the multidisciplinary team में nurse ने कैसे act करना है? First question, provide the information requested. एज ए पार्ट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, जब आप किसी बड़े हॉस्पिटल में लाइक मेदांता में आप काम करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द टीम्स में शामिल किया जाएगा। इसमें एक होती है मल्टीडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट होता है, जैसे एम्स में भी होता है हमारे पास मल्टीडिसिप्लिनरी क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है। तो एज ए पार्ट ऑफ द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, आप जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का जो पार्ट होते हैं, नर्स इज एम्पावर्ड टू असिस्ट द क्लाइंट टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रोसेस। नर्स के पास क्या होती है वो, ताकि उसको वो अच्छे से पावर से अंडरस्टैंड कर सके, एज लॉन्ग एज नर्स एज ए अंडरस्टैंडिंग द ट्रीटमेंट प्लान, और नर्स उस ट्रीटमेंट प्लान को भी अंडरस्टैंड कर सके। तो मीन्स इसका देखो क्वेश्चन, पहले आपने क्वेश्चन समझना है, छोड़ो इस बात को कि आफ्टर द फिजिशियन ने एक्सप्लेन किया कि रिस्क और बेनिफिट क्या है क्लिनिकल ट्रायल पे क्लाइंट के। क्लाइंट एग्री हो गया पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन अगले ही दिन क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की कि क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रोसेसिंग, कि मेरे को दोबारा से उस प्रोसेस को क्लियर। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक नर्स हूँ, ये कोई एक वहाँ फिजिशियन खड़ा हुआ है, एक यहाँ क्लाइंट है। फिजिशियन ने नर्स को भी समझाया और क्लाइंट को भी इकट्ठी एजुकेशन दे दी, लेकिन अगले दिन जो है क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या था। एज ए मेंबर ऑफ मल्टी हाउ शुड, तो आपको फिर कैसे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा कि वो बोलेगा कि मुझे जो है वो जो डॉक्टर ने जो बताया था वो नहीं समझ आया, तो आप बोलोगे ठीक है मैं आपको दोबारा से इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। देन यू शुड बी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन वंस अगेन टू द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक क्लाइंट है जिसको सेरेब्रल ब्रेन में ट्यूमर है और वो एडमिट हो गया एंड एक्यूट केयर फैसिलिटी में, और जो नर्स होती है वो फॉर्मुलेट करती है नर्सिंग डायग्नोसिस में, जिसमें रिस्क ऑफ इंजरी आता है, विच इज रिलेटेड टू द फेस कंप्लीट द नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट। अब देखो उसके ब्रेन में ट्यूमर हुआ है और वो फैसिलिटी में एडमिट हो गया है, तो रिस्क ऑफ उसको इंजरी का है, क्यों है, तो हम इंजरी क्यों हो रही है, उसके ब्रेन में उसको ट्यूमर है, रिस्क ऑफ इंजरी क्या है, क्योंकि मैं देखो पहला आया विजुअल फील्ड इम्पेयरमेंट नो, डिफिकल्टी नो, इम्पेयर्ड बैलेंस, क्योंकि ब्रेन में इंजरी है, क्योंकि ब्रेन का जो सारी
वेलम वाला ब्रेन ट्यूमर है, उसको कौन सा ट्यूमर है? सेरिवेलम। सेरिवेलम वाला जो ब्रेन ट्यूमर है वो हमारी बॉडी के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी बॉडी के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए। ए क्लाइंट विद ए सेरिवेलर ब्रेन ट्यूमर में suffer injury for the impaired balance as well as a disturbed gait and incoordination। तो हमने बोल दिया कि देखो क्वेश्चन इसमें आंसर इतना छुटकू सा है इसका, पर ऐसे घुमाया हुआ है, क्योंकि अगर सेरिवेलम में ब्रेन में है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अब रिस्क ऑफ इंजरी हो रही है तो मतलब वो ब्रेन का बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, तभी रिस्क ऑफ इंजरी हो रही है। तो जो आपका जो डायग्नोसिस हो रहा है, रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू द इम्पेयर्ड बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक क्लाइंट है जिसने रिपोर्ट किया कि इंक्रीज द डिफिकल्टी स्वेलोइंग, वेट लॉस, फटीग एंड डायग्नोसिस विद ऑसोफेगल कैंसर। अब देखो तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि ऑसोफेगल कैंसर कैसा होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, कोई नहीं पूछ रहा, कोई इतना बेला नहीं बैठा हुआ है। सिंपल वो आपसे बात पूछेंगे कि कोई भी क्लाइंट है उसको स्वेलो करने में डिफिकल्टी हो रही है और उसका वेट भी साथ में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और उसको कंफर्म हो गया कि उसको कौन सा कैंसर है। उसको जो कैंसर है वो है ऑसोफेगियल कैंसर। बिकॉज क्लाइंट हैज डिफिकल्टी स्वेलिंग, हाईएस्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे? हेल्प द क्लाइंट कोप विद द बॉडी में चेंजेस, नहीं। एंश्योरिंग एडुकेटेड न्यूट्रिशन, नो। मेंटेनिंग द पेटेंट एयरवे। अब देखो जब कैंसर की रैपिड ग्रोथ हो जाएगी ऑसोफेगस में तो वो प्रेशर पुट करेगी ट्रैकिया में। और देखो कैंसर अगर ऑसोफेगस में बैठा हुआ है तो कैंसर का काम है ओवर ग्रो होना। वो यहाँ ओवर ग्रो होगा तो यहाँ हमारा ट्रैकिया बैठा होगा तो वो ट्रैकिया पे क्या देगा? प्रेशर देगा। जैसे ही हमारे ट्रैकिया पे प्रेशर पड़ेगा, देयरफॉर मेंटेनिंग ए पेटेंट एयरवे, इसीलिए एयरवे में प्रॉब्लम आएगी। तो हमें ऑसोफेगियस में मेन हमारा काम है किस पे? एयरवे को मेंटेन करना। ठीक है, हमारा काम नहीं है कोप काप करने का, हमारा काम है एयरवे को मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Client with a nagging cough make a appointment to see the physician after reading that the symptom is one of the severe warning sign of a cancer. What is the another warning sign of a cancer? एक क्लाइंट है उसको बहुत ज्यादा नैगिंग कफ हो रहा है और उसने फिजिशियन के साथ क्या किया? अपॉइंटमेंट की। तो इसमें और कौन सा साइन होता है जो कैंसर का वार्निंग साइन है? परसिस्टेंट नोजिया, नो। रैश, नो। इंजेक्शन, नो। इनडाइजेशन जो है इसका एग्जैक्ट आया। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि क्या आया। indigestion or difficulty in the swallowing is one of the severe warning signs of the cancer. Other six are change in the bowel। देखो अगर आपको indigestion हो रहा है और आपको swell करने में चीजों को प्रॉब्लम हो रही है, indigestion और difficulty in the swallowing, swell करने में और indigestion में, और साथ में आपके पास आ रही है nagging, यहाँ है लगी रहती है 24 घंटे, nagging कफिंग हो रहा है और आपका जो गला है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, आपका जो शोर है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, इतना मतलब छाले पड़ रहे हैं बार बार और आपको खाने में क्या होती है बार बार दिक्कत हो रही है, सोर द होल और वो हील नहीं हो रहे हैं, और अनयूजुअल वहां से ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो मीन्स ये साइंस ऑफ कैंसर है। लेकिन इसके साथ ही आपको धीरे धीरे यहाँ पे जब कैंसर होने लगता है ना हमें, तो हमें एक सिम्टम नहीं आता है कैंसर में, पूरी बॉडी सिम्टम दे, मुंह में छाले पड़ जाएंगे, गले में छाले पड़ जाएंगे, टांगों में जो है हमें दिक्कत होने लग जाएगी कैंसर में, और हमारे पॉटी हमें आएगी नहीं, शुशु हमें प्रॉपर नहीं आएगा, मतलब सारी चीज में लंप हमें बॉडी में गांठें जैसे दिखने लग जाएगी। कैंसर जो होता है वो बहुत गंदी बीमारी है। मैंने देखा है जो एक आदमी कल मर गया वहीं पे कैंसर से मरा, वो कैंसर से मरा, पहले उसका क्या था? उसको गले का कैंसर था, गले के कैंसर से वो ब्रेन में पहुंचा, ब्रेन के बाद उसके टांग में तो टांग काट दी, हाथ में पहुंचा तो हाथ काट दिया, अब क्या क्या काटना था, एंड में वो मर ही गया। तो डैट मीन जो कैंसर होता है वो आपको एक दिक्कत लेके नहीं आता है। बोलते हैं कि गंदे कुछ भी होता होगा शायद, पता नहीं, पर कैंसर एक इतनी गंदी बीमारी है जिसका मतलब बहुत ही गंदा साइड इफेक्ट है। लेकिन हमें एज ए नर्स हमें पता होना चाहिए इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग इज आल्सो वन ऑफ द सीवियर साइंस ऑफ द कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लाइंट होता है जो रिसीव कर रहा है एक्सटर्नल रेडिएशन टू द लेफ्ट थोरैक्स टू ट्रीट द लंग कैंसर एज ए नर्सिंग डायग्नोसिस एंड रिस्क ऑफ इम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी, विच इंटरवेंशन शुड इज ए पार्ट ऑफ ए क्लाइंट केयर प्लान। अब एक क्लाइंट है जो रिसीव कर रहा है हमारे पास बाहर से एक्सटर्नल रेडिएशन को फॉर द
लेफ्ट लंग कैंसर, मान लो मेरे को लंग कैंसर है और मैं रेडिएशन जो है रिसीव कर रही हूँ बाहर से, और रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, तो विच इंटरवेंशन एज ए पार्ट ऑफ नर्सिंग, अवॉइड यूजिंग सोप ऑन द रेडिएटेड एरिया, बिकॉज एक्सटर्नल रेडिएशन, जो एक्सटर्नल हम रेडिएशन देते हैं कैंसर में, वो कॉमनली हमारी स्किन को इरिटेट कर देती है। ठीक है, मान लो आप कैंसर के केस में ट्रीट करने के लिए आप बाहर से एक्सटर्नल रेडिएशन देते हैं, वो हमारे स्किन को क्या कर देती है, इरिटेट करती है। तो नर्स शुड वॉश द इरिटेटेड एरिया विद वाटर ओनली एंड लीव द एरिया ओपन टू द, तो हमने, ये हमारा नर्स का काम है कि मान लो कोई एरिया ओपन है, ठीक है, कोई एरिया क्या है हमारा, ओपन है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल रेडिएशन दी गई है मुझे, तो स्किन मेरी वहां पे थोड़ी जलन होगी, तो हमने वहां सोप भी नहीं लगाना है, हमने उसको सिंपल से क्लीन करना है, हमने उसको यूज, अवॉइड यूजिंग सोप ऑन द इरिटेटिंग एरिया, हमने उस पर नहीं लगाना है, नो सोप, कोई डिओड्रेंट नहीं लगाना है, कोई लोशन नहीं लगाना है, कोई पाउडर नहीं लगाना है। हमने सिंपल सा जो है स्किन एरिया जो अफेक्ट हुआ है उसको हमने क्या करना है, हमने एज इट इज ऐसे ही छोड़ देना है, उसको हम जो है वो पानी से सिंपल वॉश कर सकते हैं और ऐसे छोड़ देना है, और कुछ नहीं लगाना। मान लो आपने रेडिएशन दी, उस टाइम उस स्किन को इरिटेशन हो रही है, तो आप उसको पानी से साफ कर दो थोड़ा सा और उसी को ओपन छोड़ दो, कोई इस पे सोप सोप लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट विद लैरिंजियल कैंसर है, किसी को लैरिंक्स का कैंसर था, लैरिंक्स कौन सा बॉक्स है, साउंड बॉक्स है ना हमारा, और उसको हमने रिमूव कर लिया, नाउ उसने रिसीव की रेडिएशन थेरेपी टू द हेड एंड नेक, एंड नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट फॉर विच एडवर्स इफेक्ट, एक्सटर्नल रेडिएशन का एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, देखना, जीरोस्टोमिया, स्टोमेटाइटिस हो सकता है एक्सटर्नल रेडिएशन का, करो इसको चेक, आंसर करो इसका। जो इसका जो हम आंसर जो है, इसका हम आंसर चेक करने लगे, इसमें क्या है, जो रेडिएशन ऑफ द हेड एंड नेक ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय द ड्राई माउथ। अब देखो हमने पहले हमने ठीक ही किया था, फर्स्ट टू और फिफ्थ नहीं हमने किया था, क्योंकि हम सोचा पहले करेक्ट ऑप्शन की तरफ ही मूव करते हैं। तो इसने बोला जब भी हम हेड और नेक को, ड्राई माउथ तो हम सभी में ही होता है, मैंने देखा है वो ऐसा गंदे गंदे ड्राई माउथ होते हैं, वो बेचारों को वो देते हैं, क्या बोलते हैं हम, गॉस पीस डालते हैं, उसको पानी में डीप करते हैं, फिर देते हैं ऐसे ऐसे, मतलब, तो इसमें ड्राई माउथ होता है, ड्राई माउथ को बोलते हैं हम जीरोस्टोमिया, क्या बोलते हैं ड्राई माउथ को, जीरोस्टोमिया। और इससे जो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो भी हमारी क्या होती है, इरिटेटिंग होती है, इरिटेट क्या हो रही है हमारी, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी इरिटेट होती है, जिसको हम स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। और इसमें जो होता है हमारा टेस्ट, जो सेंसेशन ऑफ टेस्ट होती है वो भी क्या हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ के कैंसर की बात होती है, ये होता ही होता है, आप इस पेशेंट को देखोगे तो जीरोस्टोमिया मतलब ड्राई माउथ रहेगा, ये पूरा ऐसे जैसे ऐसा लगता है जैसे वाइट वाइट हो गया है, और मतलब सूखे सूखे फटे फटे होंठ लगते हैं ऐसे बंदों के। और डिस्ग्यूसिया, डिस्ग्यूसिया का मतलब होता है कि आपको टेस्ट की सेंसेशन भी आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with a supraglottic cancer undergo a partial laryngectomy. Post-operative cuffed tracheostomy tube is placed. When removing the secretion, the pool above the cuff, the nurse should instruct the client to as a cuff is being inflated, deflated. इसका तुमने इसमें ज्यादा नहीं घुसना है, इसमें सिंपल सी इतनी बात होती है, इसको मैं ना एक दिन वीडियो के थ्रू दिखा दूंगी कि एक क्लाइंट है जिसको ग्लॉटिस रीजन का कैंसर है और उसका लेरेंक्स पार्शियली रिमूव कर दिया गया है, ध्यान से सुनना, पार्शियली रिमूव कर दिया, और पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद एक कफ्ड कफ ट्रैकोस्टमी ट्यूब हमने वहां पे डाली हुई है, कफ्ड क्या डाली है, ट्रैकोस्टमी ट्यूब। आपका सिर्फ एक वर्ड का आंसर है नर्सिंग में इसमें, क्योंकि हमारे डॉक्टर लेवल का है कि उसने ट्रैकोस्टमी कैसे डाली, कैसे प्लेस की। तो जब हमने डाली, व्हेन रिमूविंग द स्क्रीशन, जब हमने ट्रैकियोस्टमी के थ्रू सक्शनिंग करके उसको रिमूव किया, रिमूविंग द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट, क्लाइंट को आप क्या बोलोगे, कफ एज द कफ इज बीइंग डिफ्लेट। आपने कफ कब करना है, जब जो हमने अंदर डाली होती है ट्यूब वो डिफ्लेट करेगी, तब आपने कफ करना है। इनफ्लेट क्या होता है, एक होता है इनफ्लेट ऐसे, डिफ्लेट ऐसे, तो हम देखते हैं ना, तो इन जब हम डिफ्लेट करेंगे तभी आपने बोलना है कि क्लाइंट ने क्या करनी है, कफ।
कफिंग करनी है, समझ आ गया। इतना याद रखनी है कि लैरिंगोटोमी में डिफ्लेट के टाइम कफिंग होती है बस, और कुछ नहीं याद रखो। जब वो बैलून क्या होगा आपका, डिफ्लेट होगा। इनफ्लेट होता है और एक डिफ्लेट, पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने? तो डिफ्लेट में एक डिफ्लेट होता है और एक इनफ्लेट होता है। तो कफ एज द कफ इज बीइंग अ डिफ्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 35-year-old female client है और requesting information about the mammogram and the breast cancer. She doesn't consider the high risk of breast. What should she should eat a low fat diet to further decrease her breast cancer. उसके बोला कि एक 35 साल की वोमेन है और उसने बोला कि मुझे मेमोग्राम के बारे में दो और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन। शी डिजंट कंसीडर ए हाई रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इसने बोला कि जो लो फैट डाइट होती है हैज बीन फाउंड टू बी डिक्रीज द वोमेन रिस्क ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। अगर हम बोल रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर देती है अगर हम फैटी जो चीजें हैं वो कम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A client receiving a chemotherapy as a nursing diagnosis of a deficient diversional activity related to decreased energy. करो। I play card game with my friend. नेक्स्ट ये कुछ नहीं है, ठीक है, बंद कर दो इसको, मिनिमाइज कर दो।